हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंच पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 1 फरवरी 2026 बेहद नज़दीक है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन हमारी वित्त मंत्री देश का केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। ये केवल आंकड़ों का खेल ही नहीं बल्कि ये तय करेगा कि अगले 1 साल तक आपके घर का खर्च कैसे चलेगा, पेट्रोल कितना महंगा होगा और आपके बच्चों की स्कूल की फीस पर क्या असर पड़ेगा। यह हमारी बजट स्पेशल सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। कल हमने बजट के इतिहास और कुछ बुनियादी बातों की चर्चा की थी। अगर आपने वो पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम उन भारी भरकम तकनीकी शब्दों का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्हें सुनकर आम आदमी टीवी के चैनल बंद कर देता है। बट आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम इन्हें बहुत ही आसान एग्जाम्पल से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बजट की पाठशाला को। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो हम सबको सबसे ज़्यादा चुभती है, टैक्स। सरकार मुख्य रूप से 2 तरह से टैक्स वसूलती है। पहला है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। नाम से ही स्पष्ट है, डायरेक्ट। ये वो टैक्स है जो सीधे तौर पर उसी व्यक्ति या संस्था की जेब से जाता है जिस पर यह लगाया जाता है। आप इस टैक्स का बोझ किसी और के कंधों पर नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए जॉब करते हैं और आपकी इनकम है जो ईयरली इनकम है 10 लाख रुपीज़ है। अब सरकार के नियमों के मुताबिक आपको इस इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जब इनकम टैक्स भरने की बारी आएगी तो वह पैसा आपके ही बैंक अकाउंट से कटेगा। आप अपने पड़ोसी या दोस्त से ये नहीं कह सकते यार मेरा टैक्स तुम भर दो। नहीं, कमाया आपने है तो टैक्स का भुगतान भी सीधे आपको ही करना पड़ेगा। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस या टाटा जो साल भर प्रॉफिट कमाती हैं उन्हें प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। यह भी डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि कंपनी यह बोझा अपने ग्राहकों पर सीधे तौर पे नहीं डाल सकती, उसे अपने प्रॉफिट में से ही यह हिस्सा सरकार को देना होता है। तो अगर मैं ईजीएस्ट लैंग्वेज में आप लोगों को कहूँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी इनकम उसी का टैक्स। अब आते हैं दूसरे प्रकार के टैक्स पर जो है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स थोड़ा चालाक होता है। ये लगाया किसी और पर जाता है लेकिन वसूला किसी और से जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो टैक्स का प्रभाव और भार अलग अलग लोगों पर पड़ता है। ये टैक्स ट्रांसफरेबल होता है, मतलब किसी और को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको कि आप शाम को चाय के साथ खाने के लिए बाज़ार से 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिस्किट खरीदते हैं तो आप सरकार को टैक्स दे रहे होते हैं? जी हाँ, सरकार ने टैक्स जैसे कि जीएसटी उस बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री पर लगाया था, लेकिन उस फैक्ट्री मालिक ने क्या किया, उसने वह टैक्स बिस्किट की कीमत में जोड़ दिया। फिर वह बिस्किट थोक विक्रेता के पास गया और फिर आपके पास वाले दुकानदार के पास, और अंत में आपने उसे खरीद लिया। आपने जो 5 रुपए दिए उसमें बिस्किट की कीमत के साथ साथ वह टैक्स भी शामिल था। यानी टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी भले ही कंपनी की थी लेकिन अंतिम बोझा आप ही की जेब पर पड़ा। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि आप इसे सरकार को डायरेक्टली नहीं दे रहे हो बल्कि किसी सामान या सेवा के जरिए दे रहे हो। जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। अप्रत्यक्ष करों में ही 2 और शब्द अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। एक होता है उत्पाद शुल्क, एक होता है सीमा शुल्क। अब बात करते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। तो एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क, ये वे टैक्स है जो देश की सीमा के भीतर बनने वाले सामानों पे लगता है। मान लीजिए मारुति ने गुड़गांव भारत में अपनी फैक्ट्री में एक कार बनाई। जैसे ही वह कार फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलेगी उस पर सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ये मेक इन इंडिया उत्पादों पर लगने वाला टैक्स है। हालांकि अब इसका बड़ा हिस्सा जीएसटी में समाहित हो गया है लेकिन पेट्रोलियम और शराब जैसी चीज़ों पर अभी भी ये लगता है। अब बात करेंगे कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। सीमा यानी बॉर्डर। ये टैक्स तब लगता है जब कोई सामान भारत की सीमा के अंदर आता है। इंपोर्ट या भारत से बाहर जाता है, एक्सपोर्ट मतलब कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि इंपोर्ट चॉकलेट या बाहर से मंगवाए गए आईफोन भारत में महंगे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब वह सामान दूसरे देश से भारत के एयरपोर्ट
या बंदरगाह पर उतरता है तो भारत सरकार उस पर कस्टम ड्यूटी वसूलती है। ये टैक्स इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसके द्वार पर लगाया जाता है, ये हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में। अब हम बजट के सबसे महत्वपूर्ण और डरावने शब्द पर आते हैं, फिजिकल डेफिसिट, मतलब कि राजकोषीय घाटा। टीवी पर एंकर बहुत बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल खर्च माइनस सरकार की कुल कमाई उधार को छोड़कर, मतलब इसमें उधार इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके परिवार का 1 महीने का कोई बजट है, आपके फादर की सैलरी 50,000 रुपीज़ है, लेकिन घर का राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, पेट्रोल, दवाई का कुल खर्चा मिलाकर हो गया 70,000। अब देखिए कमाई है 50,000, खर्चा है 70,000, 20,000 कम पड़ रहे हैं। अब सोचिए 20,000 रुपीज़ का जो अंतर है वो कैसे पूरा होगा, खर्चा तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो पिताजी को यह 20,000 कहीं से उधार लेने पड़ सकते हैं, चाहे दोस्त से लें, बैंक से पर्सनल लोन लें या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। ठीक यही स्थिति हमारी गवर्नमेंट की भी होती है। जब सरकार का कुल खर्च कुल कमाई से ज़्यादा होता है, टैक्स वगैरह से जो भी आय होती है उसको मिलाकर, तो जो अंतर आता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा हमें ये बताता है कि सरकार को अपने इस साल के खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से कितना लोन लेना पड़ेगा। जितना ज़्यादा राजकोषीय घाटा मतलब सरकार को उतनी ज़्यादा उधारी लेनी पड़ेगी, और ज़्यादा उधारी मतलब भविष्य में ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। इसलिए ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। घाटे सिर्फ एक तरह की नहीं होते, 2 और छोटे भाई हैं इसके जिन्हें समझना जरूरी है। राजकोषीय घाटे के अलावा राजस्व घाटा, कल हमने राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बारे में बात की थी। राजस्व व्यय मतलब सरकार के रोजमर्रा के खर्चे, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी जिनका भविष्य में कोई रिटर्न नहीं मिलता। जब सरकार की रोजमर्रा की कमाई यानी टैक्स एक्सेट्रा उसके रोजमर्रा के खर्चों जैसे कि सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, पूरा करने के लिए भी कम पड़ जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। ये ऐसा ही होता है कि आप उधार लेकर घर का राशन ला रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं। यह स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसका मतलब होता है कि सरकार अपना दैनिक खर्च भी खुद उठा ही नहीं पा रही है। अब बात करेंगे प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति को बताता है। इसका फॉर्मूला होता है प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। वापस उसी फैमिली के एग्जाम्पल पे जाते हैं जहाँ आपके फादर को 20,000 रुपीज़ लोन लेने पड़े थे। ये उनका राजकोषीय घाटा है। बट मान लीजिए आपके फादर ने पिछले साल भी कुछ लोन लिया था जिसकी EMI या ब्याज 5,000 जाता है। उन्होंने जो भी 20,000 उधार लिए हैं उसमें से 5,000 तो तुरंत पिछले कर्ज का ब्याज चुकाने में चले जाएंगे। इसका मतलब उनके हाथ में इस महीने नए खर्चों के लिए वास्तव में कितने पैसे बचे? 20,000 जो कि इनकी कुल उधारी है माइनस 5,000 मतलब जो पुराना ब्याज इनको चुकाना है, तो बचे कितने? 15,000। इसी को कहेंगे प्राथमिक घाटा। ये बताता है कि अगर हम पुराने कर्जों के ब्याज को भूल जाएं तो मौजूदा साल में सरकार को अपने खर्चों के लिए कितनी नई उधारी की ज़रूरत है। अगर प्राथमिक घाटा 0 है तो इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए ही उधार ले रही है, नए खर्चों के लिए नहीं। और अब अंत में उस शब्द की बात करते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमती है, मतलब कि GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ईजीएस्ट लैंग्वेज में बताऊं, एक निश्चित समय के भीतर देश की सीमा के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन होता है उन सबके कुल बाजार मूल्य को GDP कहते हैं। इसे घरेलू क्यों कहते हैं, इस बात को समझते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ वही उत्पाद गिना जाता है जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर हुआ हो, मतलब कि भारत की जो बाउंड्री है, जल और थल जो मिली हुई है, उसके अंदर कोई भी उत्पाद बना हो तो उसी को इसमें समाहित किया जाता है, चाहे वे किसी भारतीय कंपनी ने बनाया हो या किसी विदेशी कंपनी ने भारत में आकर बनाया हो। इसे कैसे नापते हैं, तो इसके मुख्य 2 तरीके होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है इनकम मेथड, आय विधि, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि।
अब आय विधि की बात करें तो देश के सभी नागरिकों ने साल भर में जो कुछ भी कमाया है, चाहे वह मजदूरी हो, चाहे किराया, ब्याज या मुनाफा, अगर हम सबकी कमाई जोड़ दें तो हमें जीडीपी मिल जाती है। इसे आय विधि कहते हैं। अब व्यय विधि में यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तरीका है जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि साल भर में देश में कुल कितना खर्च हुआ है। इसका एक फेमस फॉर्मूला है, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, माने कि सी इसमें कंजप्शन होता है। हम और आप आम लोग जो बाजार में सामान और सेवाओं पे खर्च करते हैं उसे कंजप्शन कहते हैं। आई माने इन्वेस्टमेंट, कंपनियां जो नया बिजनेस खड़ा करने या मशीनें खरीदने में निवेश करती है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार जो पुल, सड़क, स्कूल या सैलरी देने पर खर्च करती है। और एक्स माइनस एम मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, हमने विदेशों को कितना सामान बेचा, एक्सपोर्ट किया, और विदेशों से कितना सामान खरीदा, इंपोर्ट किया, उसका अंतर। इन सबको जोड़ के पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है। तो दोस्तों ये थे बजट के वो कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जिन्हें समझना एक जागरूक नागरिक और यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीईओ, आरओ, एमपीपीसीएस कोई भी एस्पिरेंट हो, इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं आप उसके जरिए जब भी अखबार में राजकोषीय घाटा, डायरेक्ट टैक्स जो भी आपको पढ़ेंगे तो आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा जो मैंने आपको समझाया। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसको चेक करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सवाल है, प्राथमिक घाटा निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर, ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर, केवल पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों के बीच का अंतर, और सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण की मात्रा। जल्द से अपना जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे दें। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है और आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और जी हाँ, अपने दोस्तों जो कि यूपीएससी, एमपीपीसीएस और किसी भी पीसीएस की तैयारी, आरओ, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी बजट को अच्छे से समझ सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं बजट सीरीज़ के अगले और अंतिम पार्ट में कुछ और दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।